अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज हम बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। डिस्कस नहीं करने जा रही है, हमारे पास शॉर्ट लेक्चर होगा, एमडी के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कि आप इनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले देख रहे हैं बायोलॉजी का हमारे पास 81 एमसीक्यूज आ रहे हैं और इसके परसेंटेज कितने हैं 45% है। इसमें टॉपिक कौन से? सेल स्ट्रक्चर आएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आएगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आएंगी और क्रोमोसोम्स आएगा। मतलब कि टिपिकल एनिमल सेल को हम इधर प्लांट सेल को करेंगे, फिर हमारे पास हो जाएगा कंट्रास्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब को डिस्कस करने से पहले हम करेंगे डिस्कस सेल, जिसमें से उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन भी आएगी और सेल वॉल भी आएगा, ठीक है। बाकी हम ऑर्गेनेल्स ज़्यादा वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, फंक्शन ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सो ये क्या है? ये सारा हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है और इनमें से इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसकी है। एक तो रॉबर्ट हुक के बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में है, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर प्रिंसिपल है, ये किसने जनरेट किया था? तो ये आर विडको ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था, और डिस्कवर द सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। बाय किससे रिप्रेजेंट किया था इसने? हनीकॉम्ब को मॉडल रखते हुए इसने ये रिप्रेजेंट किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट ये कंपेयर किया हुआ है हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को। राइट साइड पे हमारे पास ये जो है हमारे पास प्लांट सेल है, और ये हमारे पास कौन सा है? एनिमल सेल है। आप इसमें देख सकते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल में, एक ये है वैक्यूल, इसका लार्ज है, और इसका अगर हम वैक्यूल देखें तो ये हमारे पास स्मॉल साइज़ में है। जितने भी इधर वैक्यूल्स मौजूद हैं ये सारे कितने हैं? स्मॉल साइज़ में। फिर देख लें इधर, और भी अगर आप कोई डिफरेंस करना चाहें तो कर सकते हैं आप। बाकी नेक्स्ट हम ब्रीफ करेंगे डिस्कस। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए सेल वॉल, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है, सेल वॉल एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। फिर ये चीज़ें देखिए आप, जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं है और जो प्लांट सेल में मौजूद हैं, पहले हम उनको मार्क करते हैं। एक हो गया सेल वॉल, फिर हो जाता है जी प्लास्टिड्स, इनमें नहीं है, ग्लाइकोसोम्स इनमें नहीं है, और पिनोसाइटोसिस एनिमल सेल में नहीं होती, लेकिन होती भी है, ठीक है, कहीं कहीं भी होती भी है। ग्लाइकोसोम्स नहीं है इसमें, प्लास्टिड्स नहीं है और सेल वॉल नहीं है। फिर ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी एनिमल सेल में मौजूद नहीं होंगे। नेक्स्ट ये अब हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल में हमारे पास क्या नहीं है? फैगोसाइटोसिस नहीं होती, ठीक हो गया। बाकी देखें शेप क्या है इसकी? राउंड है, इसकी रेक्टेंगुलर है। प्लास्टिड्स इन सब में होते हैं सिवाय फंजाई के। सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स। वैसे ये प्लांट सेल में नहीं होते, लेकिन हायर प्लांट्स में नहीं होते, लोअर प्लांट्स में जो मौजूद होते हैं। वैक्यूल एक्ट एज लाइजोसोम्स, मतलब कि लाइजोसोम्स इनमें भी नहीं होते, ठीक है, लाइजोसोम्स नहीं होते हैं। फ्लैजिला भी इनमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है। बाकी न्यूक्लियस पेरिफेरल किस वजह से होता है? लार्ज वैक्यूल की वजह से इधर न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल होता है जी। तो नेक्स्ट में प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ फीचर्स का हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए जी, प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है हमारे पास वो डिवाइड बाय सेल प्लेट्स मेथड है, ठीक है, जबकि हमारे पास डिवाइड बाय फोल्डिंग और क्लीवेज है एनिमल सेल। फिर है अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स एंड द विटामिन्स। जो प्लांट सेल्स हैं कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल, जबकि एनिमल सेल ना ही अमाइनो एसिड्स बना सकते, ना ही एंजाइम्स और ना ही विटामिन्स। सोडियम क्लोराइड टॉक्सिक टू द प्लांट सेल्स, जबकि एनिमल सेल में जो मौजूद होता है। क्रोमोसोम स्मॉल इन साइज़ होते हैं, एनिमल सेल्स में लार्ज इन साइज़ हैं। वैक्यूल लार्ज होता है। माइटोटिक अपेरेटस को क्या होता है? स्पिनल फाइबर फॉर्म ओनली स्पिनल प्लस एस्टर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल। मेन टॉपिक है हमारे पास फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। मतलब कि जो सेल वॉल है ये हमारे पास एब्सेंट होती है किनमें? एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन है। प्लांट्स में ये होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। फंजाई में होती है काइटिन की, और बैक्टीरिया में होती है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की। नेक्स्ट इसके फंक्शंस आ जाते हैं सेल शेप, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस और रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी, इसके की फीचर्स हैं। प्राइमरी सेल वॉल, हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल
फॉर्म होने से भी पहले हमारे पास होती है फॉर्म मिडल लैमेला। देखिए जी इसकी लोकेशन क्या है, आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कंपोजिशन है सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, प्रोटीन्स है, लाइक एक्सटेंशंस। प्रॉपर्टीज़ क्या है, थिन और इलास्टिक होती है, परमेएबल टू वाटर। फंक्शन इसका भी वही है, मेंटेन द सेल शेप्स, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड पैथोजेंस। नेक्स्ट हमारे पास मिडल लैमेला जो कि हमारे पास सबसे फर्स्टली फॉर्म्ड सेल वॉल है। लोकेशन होती है प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान। कंपोजिशन है इसकी पैक्टिन, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये आपने जहन में रखना है। फिर इसके फंक्शंस क्या है, एडजस्टिंग टुगेदर और रबर स्ट्रक्चर द प्लांट और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन एंड एडहेजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी की फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मिडल लैमेला होती है वो प्राइमरी सेल वॉल के नेबरिंग सेल्स के दरमियान ही होती है, जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है, लिग्निन है और हेमीसेलुलोज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म है, जिसकी हमारे पास थिकनेस है 7 नैनोमीटर, जिसमें प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स हैं, फिर उससे कम है लिपिड्स और सबसे कम जो हमारे पास कंपोजिशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये हमारे पास डिस्क्राइब हुआ था जी 1856 में। ठीक हो गया। और ये क्या यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, ये था जी मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू एस्टैब्लिश स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास ये था, इसको हम ना सैंडविच मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखें इन्होंने कहा था कि जो ऊपर हमारे पास लेयर है ना, ये देखें ये वाली जो हमारे पास लेयर है, ये हमारे पास सारी लेयर है हमारे पास इधर प्रोटीन्स की, और ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स। अब अगर एमसीक्यूज आ जाएगी कि कौन से हमारे पास जो लिपिड का कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास फेस टू फेस है, जो वो है हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। आपने ये याद रखना है, जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं और जो हमारे पास हेड है वो हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट देख लें हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि 1972 में एफ सेंगर और नाइकल्सन ने प्रपोज किया था, जिसका था द मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। ये क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इसका स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमें ये हमारे पास क्लियर है बात कि ये देखें ये भी हमारे पास प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन होगी, ये हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन है, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे लिपिड्स हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि लिपिड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर सारी प्रोटीन्स मौजूद हैं, बल्कि प्रोटीन्स क्या है वो जो इम्प्रेगनेटेड हैं वो मौजूद हैं दरमियान में, लिपिड लेयर के दरमियान में। और ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी इधर मौजूद है, ग्लाइकोलिपिड मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी मौजूद है। जी तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस एक तो मैकेनिज्म हो सकती है ट्रांसपोर्ट की पैसिव प्रोसेस, दूसरा हमारे पास हो सकता है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस वो है जिसमें हमारे पास एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती, एनर्जी के बगैर जो मूवमेंट्स हैं मॉलिक्यूल्स की वो आउटसाइड और इनसाइड होती हैं, जिसकी फर्स्ट टाइप है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द सेल्स है। ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास ये देखें, रैंडम मोलेकुलर मोशन प्रोड्यूसेस द नेट माइग्रेशन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से जा रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन में, और जहाँ पर भी हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे वहाँ पर हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी और वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट की सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम डिस्कस करेंगे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, जिसमें दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो हो जाता है प्रोटीन चैनल, दूसरा आ जाता है प्रोटीन कैरियर। इसमें भी हमारे पास जो मूवमेंट है वो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होनी है, मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होनी है। कैसे होनी है, प्रोटीन चैनल के जरिए हो सकती है और प्रोटीन कैरियर के जरिए हो सकती है। अब जो प्रोटीन चैनल है ये आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ से चैनल से मूव करता है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन कैरियर है इसमें से क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा वो इस कैरियर के साथ अटैच होगा और इस कैरियर के साथ अटैच होने के बाद हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। हम अगर रीड करें तो यह है कि पोलर मॉलिक्यूल्स और द आयंस मूव थ्रू द प्रोटीन चैनल
नेट मूवमेंट इज़ टूवर्ड द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास बाइंडेंट होगी कि मॉलिक्यूलर बाइंड्स होंगे हमारे पास कैरियर प्रोटीन के साथ, और फिर वो दूसरी लोअर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे। इसके एग्जांपल में आ जाता है मूवमेंट ऑफ आयंस इन और आउट ऑफ द सेल्स, और इसमें आ जाता है मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे पास किसके ज़रिए से होती है? ऑस्मोसिस होती है हमारे पास एक्वापोरिन्स के ज़रिए। एक्वापोरिन्स जहाँ पर भी हमारे पास होगा वहाँ पर हम समझ सकते हैं, वहाँ पर ये 100% श्योर बात होती है कि वहाँ पर ऑस्मोसिस हो रही है। मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सेल्स प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक्वापोरिन्स होते हैं, जिसमें एक्वापोरिन्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द वाटर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जरिए जो होती है वो मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है एक्टिव प्रोसेसेस। हमारे पास जो पैसिव प्रोसेसेस थे वो हमारे पास 3 थे, एक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास जो भी आएंगे वो हमारे पास होंगे एक्टिव प्रोसेसेस। एक्टिव प्रोसेसेस से हमारे पास मुराद क्या है, इसका मतलब ये है कि उनमें हमारे पास जो ATP है वो हमारे पास कंज्यूम होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला है हमारे पास प्रोटीन कैरियर। ठीक हो गया। अगर हम देखें पीछे तो हमने जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा है उसमें प्रोटीन चैनल था और प्रोटीन कैरियर था। इसमें भी प्रोटीन कैरियर है, तो जो हमारे पास इसमें पढ़ने लगे हम वो देखते हैं प्रोटीन कैरियर किस हिसाब का है। वो देखिए कैरियर यूजेस द एनर्जी टू मूव अ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना वो हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ऐसे हमने देखा कि हमारे पास हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास हायर से लोअर नहीं जाना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हमारे पास जाएगा हायर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। और जब इस तरह होगा तो हमारे पास वो प्रोटीन कैरियर पंप के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक हो गया। चैनल के तौर पे एक्ट नहीं करेगा या फिर गेट्स के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, तब हमारे पास पंप के तौर पे करेगा। और सोडियम पोटेशियम ऑलवेज पंप्स होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, तो वो किसके जरिए होंगे, पंप के जरिए होंगे। लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी और ये क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमारे पास होता है हार्ड मटेरियल की इंजेक्शन करना, जबकि पिनोसाइटोसिस हमारे पास होता है फ्लूइड की। तो देख लें, इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया बाय वाइट ब्लड सेल्स। हमारे पास क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसने भी लोअर कंसंट्रेशन से जाना है हायर कंसंट्रेशन में। इधर में हमारे पास ऐसे होना है, लोअर कंसंट्रेशन से जा रहा है हायर कंसंट्रेशन में। अगर हम देखें जी इसमें एग्जांपल क्या है, नर्सिंग ऑफ द ह्यूमन एग सेल्स, ये हो गया हमारे पास स्पिनोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये होता है कोलेस्ट्रॉल अपटेक। एंडोसाइटोसिस ट्रिगर्ड बाय द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर्मिंग द क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स इज ड्यू टू द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हमारे पास क्या है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लास्ट हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस, रिमूवल जो होता है हमारे पास वेसिकल्स का, वो हमारे पास क्या है, एक्सोसाइटोसिस। और ये है मेम्ब्रेन वेसिकल्स के जरिए। वेसिकल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इजेक्ट कॉन्टैक्ट्स, सेक्रेशन ऑफ द म्यूकस, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। इधर से हमारे पास ये वेसिकल्स बनेंगे और वेसिकल्स हमारे पास इजेक्ट आउट हो जाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, वो भी हमारे पास लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होंगे और वो भी क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, इसमें हमारे पास एनर्जी कंज्यूम होगी। ये देख लें जी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन है इसका सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। जो सेल वाला होता है वो परमिएबल नहीं होता, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड पैथोजेंस। कम्युनिकेशन contains receptor proteins that receive the signals from the other cells or the environment. Support and shape प्रोवाइड करता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेट्स पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारे पास 3 तरह की थी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और सोडियम पोटेशियम पंप्स। ये सब किस में आ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट आ जाता है जी सेल रिकॉग्निशन। Glycoproteins and glycolipids helps in the recognizing other cells important in the immune response। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम डायग्राम में भी देखे कि ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन, कन्वर्ट्स द एक्सटर्नल सिग्नल्स इनटू द सेलुलर रिस्पॉन्सेज थ्रू द रिसेप्टर्स। अटैचमेंट क्या है, एंकर्स द साइटोस्केलेटन इनसाइड द सेल एंड कनेक्ट्स विद द एक्सटर्नल सेलुलर मैट्रिक्स आउटसाइड। ये साइटोस्केलेटन को इनसाइड से कनेक्ट करता हुआ, ठीक है, आउटसाइड से भी इसको कनेक्ट करता है। तो ये हमारे पास सारे फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके हो गया।